नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। वंदे मातरम साथियों, 15 अगस्त की आज के करंट अफेयर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हमारे आज के जो करंट अफेयर है यूपीएससी के अलावा और द स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप भी चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी से आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये सारे ही फ्री चैनल आपको मिल जाएंगे जिसमें पेड पीडीएफ फ्री में मिलती हैं। ठीक, आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं ये वाले। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है श्रम अवार्ड अभी अनाउंस किए हैं, 2018 के हैं ये। ठीक, दूसरा है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है 2021 में आ गई है, मतलब परिमार्जन करना है वाहनों का, कैसे होगा देखेंगे सारी चीज़ें। सॉवरेन राइट है यानी कि संप्रभु अधिकार है कराधान का यानी टैक्सेशन का, ये क्या चीज़ है समझेंगे। रिकमेंडेड ऑफ माइनॉरिटी स्कूल्स टू बी ब्रॉट इन अंडर द राइट टू एजुकेशन, ये किसने बोला है, क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। और पांचवा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि दक्षिण अफ्रीका ने एक पेटेंट दे दिया है आपका बुद्धिमत्ता प्रणाली को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। ठीक, तो इसके बारे में भी सारी जानकारी देखेंगे। इसका क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है तो ये वाली बात है। और सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है ये कि 15 अगस्त है आज और भारत का स्वतंत्रता दिवस है। बहुत बहुत आप सबको बधाई है। अगर स्वतंत्रता के जो हमारे आइडल्स हैं रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बारे में एक बार सोचें कितने ज़्यादा आज भी प्रासंगिक हैं वो सारे आइडियल्स जो उन्होंने हमारे सामने पेश किए हैं। कितने ज़्यादा जो है परिश्रम के साथ, कितनी ज़्यादा आहुतियों के साथ जो है हम लोग को ये स्वतंत्रता मिली। 75वां स्वतंत्रता दिवस है ये। बहुत बहुत गर्व की बात है और बहुत बहुत कुछ करने की भी बात है अभी भी। ठीक, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में आज का हमारा जो है सेशन चालू करते हैं। देखिए, जीएस पेपर 2 से प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड्स अभी जो है घोषित किए गए हैं, 2018 के हैं ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस बार जो है 2018 के 69 लोगों को, वर्कर्स को, ठीक, आपका जो एम्प्लॉयड होते हैं कहाँ पे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। ठीक, सेंटर पे, केंद्र पे। अब ध्यान से सुनना है एक एक फैक्ट। ठीक, आपके वर्कर्स यानी कि पब्लिक यानी कि सार्वजनिक अंडरटेकिंग पे भी, चाहे केंद्र के हों चाहे स्टेट हो, साथ ही साथ वो वाले प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स जहाँ पे 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर्स को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, योगदान दिया है, असाधारण साहस दिखाया है, बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है, विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान। ठीक, नॉर्मली जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं, ये सारी चीज़ें अगर क्वालिटीज़ हैं तब श्रम अवार्ड दिया जाता है। 2018 में देखिए अब कुछ यहाँ पे कैटेगरीज हैं। ठीक, जैसे कि आपका 2018 में 4 जो नॉमिनेशन है, 4 लोगों को दिया जाएगा 1 लाख का पुरस्कार, यह है श्रम भूषण अवार्ड। ठीक, दूसरा 12 लोगों को दिया जाएगा श्रम वीर या फिर श्रम वीरांगना अवार्ड, मतलब वीरांगना आपकी जो लेडीज़ होंगी उनको दिया जाएगा। और 17 जो हैं वो श्रम श्री और श्रम देवी दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि ये टोटल जोड़ के तो 33 हो रहा है, तो ऐसा होता है, इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, साथ ही साथ टीम और वर्कर्स जो है सबको मिलाकर जो है 69 हो रहे हैं। ठीक, ये वाली चीज़ है। और इसमें आप लोग को बता दें कि 49 जो वर्कर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्रों के हैं और 20 वर्कर आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं। इन सभी में 69 में से 8 महिलाएं हैं, बहुत बड़ी बात है। और जो है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जो है आपका ये चालू हुआ था 1985 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, पूछा सकता है भैया कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कब चालू हुआ था, क्या क्या जो है भूषण वाला और पद्म वीर हो गया आपका, ये क्या है, सॉरी श्रम श्री हो गया। और उसके बाद जो है
आपका श्रम देवी हो गया और श्रम वीर हो गया बीच में। तो श्रम भूषण, ठीक, श्रम आपका वीर और श्रम वीरांगना, और उसके बाद जो है श्रम श्री या फिर श्रम आपका देवी, ठीक। तो ये जो है 3 लेयर में दिया जाता है। और जो है ये आपका, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइवेट में लेकिन 500 ज़्यादा वाले में दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक। प्राइम मिनिस्टर जो श्रम अवार्ड है ये 3 कैटेगरी में है। श्रम भूषण 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, श्रम वीरांगना 60,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, श्रम श्री और श्रम देवी जो है 40,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक। अच्छा, ये दिया किसके अंतर्गत जाता है? वर्कमैन, उन वर्कमैन को दिया जाता है जिसकी डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में दी गई है, ठीक। ये भी एक अलग से स्टेटमेंट बन सकता है। और इसमें रिकॉग्निशन जो मैंने आपको बताया कि खाली वर्कमैन जो एंगेज हैं रूटीन सर्विस ड्यूटी में, उनको नहीं, और वो पाथरी नहीं है। उत्कृष्ट प्रोडक्शन, आपका उत्कृष्ट योगदान देना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बताना है, दिमाग की उपस्थिति बताना है, देना है, मतलब उस चीज़ को आपने शो किया है, एक्सेप्शनल करेज दिखाया, तो तभी आपको मिल सकता है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भैया रिकॉग्नाइज करना चाहिए वर्कर्स को, इस तरीके के जो लोग हमारे हैं और जो लोग मतलब बढ़ाते हैं हमारे देश की प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत वर्कमैन की डेफिनेशन जो दी गई वही लोग पात्र होते हैं, और प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर में दिया जाता है, ठीक। कई सारे इसमें जो है फैक्ट्स थे, सारे एक एक चीज़ रट गए कि नहीं रट गए बताइए, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हीकल स्क्रैपेज जो है आपका पॉलिसी है 2021 की, यानी कि वाहन परिमार्जन नीति है। अब इसमें मोदी जी ने ये नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को जो है यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लागू कर दिया है। और ये इन्वेस्टर समिट चल रही थी गुजरात में 13 अगस्त को, तब ये चालू करी गई थी, ठीक, 13 अगस्त को। ये नई नीति की मुख्य विशेषताएं अगर देखा जाए तो भैया जो पुराने व्हीकल हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और ओनर को जो है स्क्रैप वैल्यू दी जाएगी। कितनी? 4 से 6% जो भी नई व्हीकल है उसके एक्स शोरूम प्राइस पे, यानी कि एक्स शोरूम में अभी टैक्स वैक्स नहीं जुड़ा होता है, ठीक, इतना ध्यान रखना। तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो 4 से 6% तक की मिल सकती है, जो कि काफ़ी कम लग रही होगी, लेकिन 15-20 साल की बात हो रही है, तो इतना तो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ये सब कुछ होता है। इसके बाद जो है इंसेंटिवाइज प्रोत्साहित किया जाएगा जो भी ओनर हैं जिनका स्वामित्व है पुरानी व्हीकल्स पे, कि वो स्क्रैप कर दें अपनी अनफिट व्हीकल्स को, ठीक। और रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पे ही होगा, वहाँ के लोग खुद भी गाड़ियाँ उठवा के लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और ओनर जो है स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, परिमार्जन जो है आपका प्रमाण भी मिलेगा। यहाँ पे जो है अगला ये है कि पॉलिसी ये एडवाइस करती है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कि वो भैया कुछ 5% तक का डिस्काउंट भी दें। जैसे मारुति के पास गए तो उनके पास अगर आप अपना स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट लेके गए तो उनको मतलब ये प्रोत्साहन, मतलब एडवाइस किया है, ये है नहीं जरूरी कि भैया 5% तक का डिस्काउंट मारुति दे दे, या फिर बाकी भी जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल वाली, हुंडई हो गई, महिंद्रा हो गई, ठीक है, कई सारी हैं, और टाटा है अपनी। तो नई पॉलिसी जो है इसमें ये भी एडवाइस किया गया, एडवाइस, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं कि बिल्कुल होना ही है, एडवाइस किया गया है कि जो रोड टैक्स लिया जाता है, ठीक है ना, जो आपका रोड टैक्स सड़क कर लो जो लिया जाता है उसका 25% तक पर्सनल व्हीकल्स पे और 15% तक कमर्शियल व्हीकल्स पे, जो टैक्सी वैक्सी में चलती हैं, वाणिज्यिक जो व्हीकल होते हैं उन पर जो भी रोड टैक्स लगता है, मान लीजिए 10 रुपये का लगता है, तो उस पर 25% अगर आप कट कर दोगे, ठीक, 25% तक का रिबेट मिल जाएगा आपको वापस। तो यहाँ पे खाली जो है आपका 7.5% जो है 7.5 रुपये लगेगा टैक्स, समझ में आ गई। वैसे ही 15% कमर्शियल पे है, ये चीज़ है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। नए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ये प्रपोज करती है भैया कि प्राइवेट व्हीकल जो हैं, पर्सनल जो व्हीकल होते हैं, वो डी रजिस्टर कर दिया जाए, मतलब उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाए 20 साल के बाद। अगर वो उनकी व्हीकल जो है वो, अच्छा व्हीकल की बात हो रही है तो सिर्फ कार की बात नहीं हो रही है, बाइक भी है इसमें, मोटरसाइकिल भी है, कि अगर वो अनफिट पाई जाती हैं और इन केस ऑफ फेलियर अगर वो अपना रिन्यू नहीं कराते हैं पंजीकरण, तो भैया 20 साल के बाद तो डी रजिस्टर ही करना है, ख़त्म कर देना है, मतलब स्क्रैप करनी पड़ेगी, फिर उसके अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। इसमें एक डी इंसेंटिव मेज़र भी है, मतलब कि लोग को वो चाहते हैं कि मतलब कहते हैं निरुत्साही करने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि जब रजिस्टर आप करा रहे हो, ठीक, रिन्यू करा रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन, तो वो फीस बढ़ा के देनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए भी लोग सोचेंगे यार फीस बढ़ी हुई मिल रही है। और फॉर द विल बी एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट व्हीकल्स
15 साल के बाद। 20 साल के बाद तो स्क्रैप है, डी रजिस्टर, अनफिट है, तो 15 साल के बाद जब आप रजिस्टर भी करा रहे हो तब भी उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो एक तरीके से आप सोचोगे यार कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, नहीं ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले ली जाए, डिस्काउंट भी काफ़ी सारे मिल सकते हैं स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के जरिए। ये वाली चीज़ है। एक तो वैल्यू आपको देखिए क्या मिलेगी, जो आपकी कार है मान लीजिए उसकी वैल्यू 4 से 6% यहाँ डिस्काउंट मिल गया, सर्टिफिकेट आपको मिला, ठीक, तो वहाँ से आपको जो है 5% तक जो है गाड़ी की जो कंपनी है उससे मिल गया डिस्काउंट, ठीक, तो 5 मान लीजिए 10 हो गया यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है रोड टैक्स में माफ़ी हो गई, तो मान लीजिए वहाँ पे भी आपका ठीक ठाक परसेंटेज हो गया, तो 15-16% तक का जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है नई गाड़ी पे, ठीक। और यहाँ पर देखिए एडिशन ये भी किया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो है वो भी वेव ऑफ कर दी जा सकती है स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट पर, में लिखा हुआ है, ठीक, ऑफ ए न्यू व्हीकल। अब देखो रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट होती है ना बहुत ज़्यादा होती है यार, तो वो भी जो है कम कर दी जाएगी। तो यार 30% तक जो है करीबन आपको छूट मिल सकती है नई व्हीकल पे। तो लोग जो है इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो पुरानी, चलिए अभी सिग्निफिकेंस अभी ये आ ही रहा है, यहाँ पे बताऊंगा। अच्छा, लागू कब से होगी भैया? कमर्शियल व्हीकल के लिए तो 1 अप्रैल 2023 से, और पर्सनल व्हीकल के लिए 1 जून है, ध्यान रखना, 2024 तक से चालू हो जाएगा। अब सिग्निफिकेंस देखो क्या है, एक तो भैया जब पुरानी व्हीकल जाएंगी तो लोग नई खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा सा उसमें डिमांड बढ़ेगी। अब इसमें बहुत सारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, और टेक्नोलॉजी भी बढ़ती है, कई लोग को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है, घर चलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर और मोबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। साथ ही साथ आप पुरानी व्हीकल्स हटा दोगे जो कि पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं, ये भी अच्छी बात है। और इसके साथ ही साथ साइंटिफिक और इको फ्रेंडली मैनर में जो है स्क्रैप किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि पड़े हुए हैं कबाड़, ठीक है ना, तो अच्छी तरीके से उसको स्क्रैप भी किया जाएगा। और जो मॉडर्नाइज किया जाएगा व्हीकल पॉपुलेशन को ऑन सिटी रोड्स, ठीक, व्हीकल्स को जो है अच्छे से मैनेज करने का ये भी रहेगा। कंजेशन और ट्रैफिक भी कम रहेगा, कंजेशन फ्री हो जाएगा, कन्वीनियंट मोबिलिटी हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा, ठीक। नई ज़्यादातर जो लोग या वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगी, हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली होंगी, तो ये कम जो है पोल्यूशन करेंगे। और जो पुरानी है वैसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं, काला काला धुआं फेंकती रहती हैं, देखा होगा आपने। तो ये वाली चीज़ है। 21वीं सेंचुरी में हमारा एक पॉलिसी ये प्ले करेगी रोल कि भैया वेस्ट टू वेल्थ वाला प्रोग्राम है। वेस्ट है मतलब स्क्रैपेज, तो आप उसको हटाओ तो वेल्थ आपकी बन सकती है, पोल्यूशन भी घटेगा शहरों में, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, वर्ताकार अर्थव्यवस्था क्या होती है समझ लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी। अब इसमें ऐसे कार आपने ली, बाइक ली, फिर उसको आपने चलाया, फिर उसके बाद जो है उसको स्क्रैप किया, तो उसके फिर उसको रीयूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी पार्टिकल्स जो भी निकले, अब ऐसा नहीं स्क्रैप कर रहे हो तो जो काम की चीज़ें होंगी तोड़ के वो तो यूज़ कर ली जाएंगी, फिर से रिपेयर करा सकते हो आप, रीफर्बिश करा सकते हो, रीमैन्युफैक्चर, रीसाइकिल। तो एक तरीके से घूम फिर के जितने भी ये जो पुराने हो गए थे, इनमें से जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी इसमें से वेस्ट था जो काम आ सकता था, रिसाइकिल हो सकता, रीयूज़ हो सकता था, तो फिर से काम में आ जाएगा। तो उससे क्या है, नई कार बनाने के लिए नए जो है रॉ मटेरियल, कच्चा माल और नए रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ेंगे, पुराने वाले भी काम आ जाएंगे। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। कार्बन एमिशन भी, इसमें पोल्यूशन भी कम किया जाता है। और इसमें जो प्रोडक्ट हैं, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ होते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है। ठीक, समझ में आ गया स्क्रैपेज पॉलिसी पूरी? एक फैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? ठीक, कराधान का संप्रभु अधिकार क्या है? देखिए, सोवरेन राइट ऑफ टैक्सेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 7 साल बाद जो है हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है, पूर्व व्यापी कराधान जो है उसको हटा दिया है संशोधन करके। ये अभी हम लोगों ने 3-4 दिन पहले वाला टॉपिक किया था। अब यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा देखिए, हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है उसको हटा रहे हैं, लेकिन और उसको कब लगाना क्या है ये सब ऐसा नहीं है कि हमारा अपना सोवरेन राइट जो है, संप्रभु अधिकार जो है कराधान लगाने का, वो हम कहीं खो रहे हैं। वो अभी भी है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन हम उसको जो है किसी को डराने के लिए, आपका बिजनेस को जो है कम करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने के लिए उसके लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन सोवरेन राइट तो है हमारे पास, उन्होंने ये कहा। तो अब डिबेट ये हो गई भाई कि सोवरेन राइट होता क्या है, टैक्सेशन लाने के पास क्या मतलब संबंधित, किससे संबंधित है, ठीक। तो देखो बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। मार्च 2012 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो थे
उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया था। क्यों? क्योंकि वोडाफोन का एक केस था जिसमें उसने केमन आइलैंड पे जाकर हच, जो हमारे यहाँ वो पग वाला कुत्ता वाला जो ऐड आता था, ठीक, तो वो जो घूमता रहता था, तो उसके जो है स्टेक्स 67% स्टेक जो है वोडाफोन ने केमन आइलैंड पे गए, हज वाले भी केमन आइलैंड पे गए, भारत के बाहर गए, और यहीं पे इन्होंने हज के जो है 67% जो है स्टेक्स खरीद लिए वोडाफोन ने, और इंडिया में अब वोडाफोन हो गई। तो इंडियन गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया कि 2007 में हुआ था ये, कि भैया तुमने ये जो है 11 बिलियन के खरीदे और कोई पैसा हमको नहीं दिया, इंडिया में तुम कमाते धमाते हो और हमको एक भी पैसा नहीं दे रहे, तो ये तो टैक्स की चोरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्च 2012 में टैक्सेशन लेके आए, नया इनकम टैक्स में संशोधन किया और कहा कि इसको पूर्वव्यापी तरीके से लगाएंगे, मतलब 2007 से पहले से लगा दिया, ठीक, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये वाली जो डील हुई इनकी, इस पे टैक्स देना पड़ेगा वोडाफोन को। अब ये चीज़ जो है नहीं समझ में आई उनको, मतलब अभी वाली गवर्नमेंट को, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि मना कर दिया था कि टैक्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को, आपको मालूम है, जैसे कि अभी हुआ ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 105वां संवैधानिक संशोधन जो किया जा रहा है कि ओबीसी जो है स्टेट वाले भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जब ये निर्णय आया 2007 में वोडाफोन से संबंधित, तो 2012 में जो है गवर्नमेंट ने जो है फिर से इसको लगा दिया, नया बिल लाकर, नया एक्ट लाके। अच्छा, सॉवरेनिटी क्या होता है आप समझ लेते हैं। जो सॉवरेन राइट की बात हो रही है, सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे प्रेम्बल प्रस्तावना में भी ये वर्ड यूज़ हुआ है, और पूछ सकता है कि सॉवरेनिटी क्या होती है। देखो, सॉवरेनिटी वर्ड जो है एक लैटिन भाषा जो होती है आपकी ग्रीक वाली, सुपरएनस नाम होता है, वहाँ उस वर्ड से आया है, और ट्रेडिशनली इसका मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी कि सर्वोच्च शक्ति। और इसमें क्या है कि सॉवरेन पावर जो है वो रोकी नहीं आ सकती या किसी के द्वारा जो है रद्द नहीं की जा सकती। जो भी कोई और पावर जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसने रिकॉग्नाइज किया हो, वो जो है इसको रोक और एनल नहीं कर सकती। तो अभी अगर कहा है केंद्र सरकार में, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कराधान की जो है हमारे पास संप्रभु शक्ति है, यानी कि सॉवरेन पावर है, तो संविधान के द्वारा और भी जो भी लोग पावर होंगी वो इसको प्रिवेंट, रोक या फिर रद्द नहीं कर सकते। ये बात हुई, ठीक, समझ में आई बात। और सॉवरेनिटी जो है पॉलिटिकल थ्योरी में अगर देखा जाए तो इसमें यही है कि अल्टीमेट ओवरसीयर अथॉरिटी होता है, अल्टीमेट तरीके से वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अपना स्टेट का खुद अपने पास रखता है, मेंटेन कैसे ऑर्डर करना है ये अपने पास रखता है, ठीक। अब सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन जो है इंडिया में, ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखो इंडिया में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई जगह कहा गया है कि भैया टैक्स वैक्स लगा सकते हो, अधिकार है सरकार को, व्यक्तियों पर, संस्थानों पर, सब पे लगा सकते हो, लेकिन इन सब टैक्स को लगाते हुए, कोई टैक्स को चार्ज करते हुए आप जो है अथॉरिटी ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जो संसद है, जो विधायिका है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लॉ आपको बनाना पड़ेगा, कोई टैक्स लगाना है तो आपको लॉ पास कराना पड़ेगा लेजिस्लेचर से, विधायिका से या फिर संसद से, ठीक। तो और इसी साथ में एक और प्रमाण भी है कि सॉवरेन राइट ऑफ टैक्सेशन इंडिया में कैसे है। तो जो हमारी मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और आपकी जो सांख्यिकी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने डिफाइन किया कि भैया टैक्स होता क्या है। टैक्स उन्होंने कहा कि एक भैया यूनिक बर्डन होता है, भार होता है, जो इंडिविजुअल या फिर प्रॉपर्टी, संपत्तियों के स्वामित्व वालों पे लगाया जाता है गवर्नमेंट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने देखो फिर से एक चीज़ बताई है कि टैक्स कोई वॉलंटरी पेमेंट नहीं है या फिर डोनेशन नहीं है भाई साहब, स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं है, बल्कि ये एनफोर्स्ड, ठीक है ना, ये एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है और परसुएंट टू लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कि लॉ यहाँ पे भी बनाने की बात कही गई है, ठीक। टैक्सेस जो इंडिया में हैं वो 3 टियर में आते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे, पंचायत ये सारे हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी, जिसको कि 7 शेड्यूल में बताया भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अलग अलग यूनियन और स्टेट को जो है आर्टिकल कौन सा होता है बताइए, 246, जिसके अंतर्गत ये आता है 7 शेड्यूल में जो है लॉ टैक्सेशन संबंधित जो बनाने हैं वो यूनियन और स्टेट लिस्ट में अलग अलग बताए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समवर्ती सूची है हमारी, कंकरेंट लिस्ट जो है, उसमें कोई भी हेड ऐसा नहीं रखा गया है टैक्सेशन वाला। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कोई भी कंकरेंट पावर, समवर्ती शक्ति नहीं है यूनियन और स्टेट्स के बीच में कि वो टैक्सेशन लगा सकते हैं। मतलब कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिसपे यूनियन भी लगा रही है, स्टेट भी लगा रही है, ठीक। एज पर द डॉक्यूमेंट ये बताया गया है। समझ में आ गया। सॉवरेन राइट हमारे यहाँ लॉ बना के ही हो सकता है, ये वाली चीज़ है सॉवरेन राइट टू टैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में क्वेश्चन इससे संबंधित आ सकता है। अगला
बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अल्पसंख्यक स्कूलों को आरटीई, ठीक, आरटीआई नहीं, आरटीई, राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाने की सिफारिश की है। किसने करी है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, ये आपका जो राष्ट्रीय आयोग है जो कि आपका सुरक्षा करता है बच्चों के अधिकारों का, ये एक आपका सांविधिक यानी कि वैधानिक निकाय है। इसको जो है लाया गया था, एक एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था बताऊंगा, अभी 1990s में था, तो उसके द्वारा ये बनाया गया और ये बच्चों के अधिकारों की जो है संरक्षण करता है। अब इसने देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट निकाली है, रिपोर्ट का नाम है इम्पैक्ट ऑफ एग्जम्पशन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 21A। अब देखो आर्टिकल 21A जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके अंतर्गत जो है आपका आर्टिकल 21A आपका जो है घुसाया गया संविधान, आपके संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में। और फिर 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एक जो है फ्री और कंपलसरी, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। फ्री भी है मतलब सरकार पैसा सब कुछ लगाएगी, कंपलसरी है मतलब देना उनको अनिवार्य है, उनको आपको लाना है स्कूल में, चाहे आपके जो मतलब अनिवार्य का मतलब ये स्टेट के ऊपर भी है कि स्टेट ये नहीं कह सकती हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हम बच्चों को बुला नहीं रख पाएंगे, हम स्कूल नहीं बना पाएंगे। ऐसा नहीं, ये कंपलसरी दैट दे हैव टू गिव आपका एजुकेशन, और साथ ही साथ फ्री में देना है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक संशोधन किया गया संविधान में आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में, और उसमें ये कह दिया गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं उनको जरूरी नहीं है कि जो भी मतलब वो लोग अपना एक जो होता ना आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत आपका जो है अलग से शैक्षिक संस्था बनाने की इजाज़त है। सॉरी, आर्टिकल 29 नहीं, आर्टिकल होगा 30। ठीक, इसमें जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो समुदाय है, वो अपने शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं, खुद से उसके रूल भी बना सकते हैं, खुद से उसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्रशासन उसका देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब आर्टिकल नंबर 15 लाया गया 5, इसमें ये बताया गया कि भैया जो है बच्चों को भी, चिल्ड्रंस को भी जो है रिजर्वेशन की बात कही गई, तो उसमें जो है इनको जो अल्पसंख्यक समाज के जो शैक्षणिक संस्थान है उनको बाहर रख दिया गया। तो अब इससे हुआ क्या अल्टीमेटली कि ये बच्चे आपके राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत से अंदर से हट गए। ठीक है, तो इसी पे रिपोर्ट अभी निकाली गई है एनसीपीसीआर ने, उसने कई सारी चीज़ें बताई हैं कि क्यों हमें अब इनको जो आपका अल्पसंख्यक समुदाय है इनको वापस आरटीई के अंतर्गत लाना जरूरी है। ठीक, ये वाली बात अभी इसमें बताई गई है। ठीक, तो उसमें देखिए एक तो ये चीज़ है कि जो माइनॉरिटी स्कूल होते हैं जो आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत बनते हैं वो एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है ना, वो एग्जेम्प्ट हैं, छूट उनको दी गई है कि वो आरटीई के अंतर्गत नहीं रहेंगे, और सर्व शिक्षा अभियान जो एक गवर्नमेंट ने चलाया था अभियान, इसके अंतर्गत भी नहीं है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि भैया इनको सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई के अंतर्गत लाना चाहिए, ये सिफारिश की गई है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी स्कूल को छूट जो है आरटीई और एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान से मिली कैसे? 2002 में 86वें जो संविधान के संशोधन किया गया उसमें राइट टू एजुकेशन जो है को फंडामेंटल राइट बनाया गया, आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, और भी जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी। तो वो कौन सी है जरा कमेंट करके बताइए। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है इसमें क्या कर दिया गया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई। अब जब ये पास हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आपका सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम भी लॉन्च कर दी स्टेट गवर्नमेंट के साथ साझेदारी करते हुए, और इसमें कहा कि हम यूज़फुल, रेलेवेंट और एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे, यानी कि उपयोगी, प्रासंगिक और प्रारंभिक जो है शिक्षा प्रदान करेंगे 6 से 14 साल तक के बच्चों को। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2006 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें आर्टिकल नंबर 15 के सब क्लॉज जोड़ा गया 5वां। इसमें ये स्टेट को बताया गया, राज्यों को, कि भैया उनके पास एक विशिष्ट जो है प्रावधान है कि वो आरक्षण दे सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के, शेड्यूल क्लास जैसे हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। एडेड और अनएडेड गवर्नमेंट के द्वारा फंड मतलब जो है किसी को सहायता मिल रही है या फिर नहीं मिल रही, तो उन शैक्षिक संस्थानों में जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसमें बात कही गई कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को छूट है, उसमें ज़रूरी नहीं है ये। ठीक, तो ये वाली बात कहेगी 15 आर्टिकल में। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया सब्सिक्वेंटली अब 2009 में, देखो पहले जब 86 आया तब जो है आपके संविधान में संशोधन हो गया था,
लेकिन लागू करने के लिए एक लॉ भी तो चाहिए ना पार्लियामेंट का, वो 2009 में आया है। वो किस नाम से था, राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से आया 2009 में। इसमें ये कहा गया कि सेंटर ने बोला कि भैया जो भी एजुकेशन है उसको समावेशी बनाना है, हमें इंक्लूसिव बनाना है फॉर ऑल की बात कर दी। और उन्होंने कहा कि जो भी, ये मतलब ज़रूरी है कि जो भी अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है स्कूल में सबको इंक्लूड किया जाए। अब देखो सबकी बात हो गई है यहाँ पर, ठीक। अब इस पे इन्होंने स्पेसिफिकली क्या किया कि सेक्शन 12(1)(c) में जो एक्ट का था आपका ये 2009 वाला RTE का, उसमें 25% का रिजर्वेशन कर दिया अनएडेड स्कूल में, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में भी एडमिशन बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, SC ST के हैं, उनको आपका 25% तक जो है आरक्षण देना पड़ेगा। मतलब उनकी सीट यहाँ पे रहेगी। 100 सीटें तो 25 सीटें बच्चों की होगी जो वीकर इकोनॉमिकली और डिसएडवांटेज जो है वंचित समूहों से हैं। तो अब 2012 में क्या हुआ, 2012 में थ्रू एन अमेंडमेंट जो है आपका इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन, अब ऐसे जो इंस्टीट्यूशन संस्थान थे जो कि धार्मिक शिक्षा देते थे उनको एग्जाम कर दिया गया, उनको छूट दे दी गई राइट टू एजुकेशन एक्ट में। तो कई सारी चीज़ें चेंज फेंज होती रही। और इसके बाद जो है 2009 में ये आया, फिर उसमें ये बोला गया था कि यह 25% जो है प्राइवेट में वो रहेगा। फिर 2012 में फिर हटा दिया। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे जा रहे हैं, कभी ऐसे आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इस तरीके की माहौल था। अब इससे हुआ क्या कि माइनॉरिटी जो स्कूल्स हैं, अब समझना यहाँ पे क्या इसमें जो रिपोर्ट आई है अभी उसमें क्या दिखा रहा है कि जो माइनॉरिटी स्कूल हैं जिसमें नॉन माइनॉरिटीज़ रहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक, जिसमें कि देखो 62% जो है स्टूडेंट्स इस स्कूल में जो है नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं। पहली बात तो जो माइनॉरिटी स्कूल में ऐसा नहीं कि नॉन माइनॉरिटीज़ को आप मना कर सकते हो, ये बात समझ लेना। ये केस है इसका जो है स्टीफन कॉलेज से, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, तो उसमें ये हुआ था कि भैया नहीं, उन्होंने कहा भले क्रिश्चियन वाली माइनॉरिटीज़ के लिए है, लेकिन बाकियों को आप मना नहीं कर सकते हैं। तो जो माइनॉरिटी स्कूल में ज़्यादातर तो भैया बाहर के जो नॉन माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक जो नहीं हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और देखी गई कि करीबन 9.25% जो स्टूडेंट थे माइनॉरिटी स्कूल्स में वो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से थे। चलो अच्छी बात है। तो मतलब माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है, बाकी लोग जो हैं इकोनॉमिकली और वीकर हैं उनको वो इसमें रह रहे थे, मतलब प्राइवेट में उनको जगह नहीं मिली या जो भी हुआ। वेस्ट बंगाल में एक अच्छी और मतलब एक बढ़िया चीज़ देखी गई कि भैया जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की जो है वो करीबन जो है 92.47 है बच्चों की, और 2.47 थी क्रिश्चियंस की। अब इसका उल्टा देखा जाए, ठीक, वेस्ट बंगाल में इतने ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की और इतनी है क्रिश्चियंस की, लेकिन स्कूल क्रिश्चियंस के ज़्यादा हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी के बहुत ही कम है। समझ रहे हो, बल्कि मुस्लिम्स के ज़्यादा होने चाहिए थे माइनॉरिटी स्कूल, तो इसका उल्टा है। सिमिलरली अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी है, क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है 1%। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिश्चियन के खिलाफ, लेकिन जो रिपोर्ट में बताया गया है 1%, जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं और ये वो, तो 1% क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है, लेकिन 197 क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं। तो और वो अपना वहाँ पे रूल, और क्योंकि उनको एग्जाम्पशन मिला, वो अपना रूल अपने हिसाब से चलाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो डिस्प्रोपोर्शन यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि कोर ऑब्जेक्टिव जो था कि एस्टेब्लिश करने का माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं या वो उनको मतलब मदद होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। मदरसों में भी काफ़ी असमानता है। देखो अगर देखा है तो इट फाउंड दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है वो करीबन 1.1 करोड़, वो तो मुस्लिम समुदाय से ही है, ठीक। तो मतलब जिनके लिए स्कूल होने चाहिए उनके लिए स्कूल नहीं, तो बेचारे आउट ऑफ स्कूल हैं वो। जब उनको जो है अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं हो रही यार, तो फिर क्या करेंगे वो। और इसी रिपोर्ट के अनुसार जो है मदरसों को 3 मतलब वर्गीकरण किया गया है 3 टाइप्स में। पहला है कि रिकॉग्नाइज, जहाँ पे जो है जो कि पंजीकृत भी हैं और सेकुलर एजुकेशन जो है धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन भी देते हैं और रिलीजियस एजुकेशन भी देते हैं, ठीक। तो ये तो आपके रिकॉग्नाइज्ड हो गए। अनरिकॉग्नाइज कौन से हैं? जो रजिस्ट्रेशन होने के काबिल नहीं है, डेफिशिएंट हैं अनरिकॉग्नाइज मदरसा, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन नहीं देते हैं। देखिए आपको रिलीजियस अगर देनी है एजुकेशन तो धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर एजुकेशन भी देना अनिवार्य है, तो ये अनरिकॉग्नाइज है। और तीसरे तो ऐसे हैं भैया जिन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ऐसे भी मदरसे हैं। तो NCPCI के रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि
कि जो साचर कमेटी आई थी 2005 में, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे मतलब बात कर जिसको करना था, उन्होंने बताया कि 4% जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं जो अटेंड करते हैं मदरसा, वो हैज़ ओनली टेकन इनटू रजिस्टर्ड मदरसा। तो जो 3 टाइप के अभी अपने मदरसे पढ़े, तो अनरजिस्टर्ड और अनमैप्ड की तो बात ही नहीं हुई है। ये तो इसी में बात हुई है कि 4% ऑफ मुस्लिम जो है सिर्फ ये अटेंड करते हैं उन मदरसों में जो कि रजिस्टर्ड है, बाकी सब कहाँ हैं। तो अब उनका वैसे रजिस्टर्ड भी नहीं, तो कैसे कितनी क्या उनको पढ़ाई किस तरीके की क्या चीज़ मिल रही होगी, ये वाली बात है। या पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। फर्दर जो सिलेबस होता है मदरसा का, वो सेंचुरियों पुराना है, यूनिफॉर्म भी नहीं है, कहीं पे कुछ चल रहा है कहीं कुछ चल रहा है। जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड की जो ज़रूरतें हैं उनके तो आसपास भी नहीं है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो हैं डेवलप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको हीन भावना अपने लिए आ जाती है और वो जो है समाज से दूर होते चले जाते हैं और जो है उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है आपका पर्यावरण से, ठीक मतलब कि वातावरण से। और इस जो स्टडी पूरी की गई है, इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पे ये है आयोग का कि जो एग्जम्पशन दिया गया है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा है। एक तो माइनॉरिटीज़ को ही नहीं दिख रहा है, माइनॉरिटीज़ के अलावा जो लोग हैं भी माइनॉरिटीज़ में वो सब बाहर हैं। तो जो हमने राइट टू एजुकेशन की बात कही थी कि सभी उसमें जो है माइनॉरिटीज़ को भी लाओ कि सभी जो डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी। तो वो चीज़ें अभी उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है इस एग्जाम्पशंस की वजह से जो आपका आया था, ठीक 93 वाले में जो आपका आर्टिकल 15 में 5 वाला। तो इसको ख़त्म करो, इनको भी लेके आओ, मैंडेटरी करो, नॉन जो है आपका वेरियस गाइडलाइन लेके लाते हुए, और माइनॉरिटी जो स्कूल्स जो बच्चे हैं उन सबको भी लेके आओ, ठीक है। सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए समान, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी सिलेबस होना चाहिए, सब लोग पढ़ें और जो आज प्रासंगिक भी हो आज के समय पे ऐसी मतलब शिक्षा देनी चाहिए, ये तालीम देनी चाहिए, ठीक। कमीशन ने बोला कि जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल बन गए, 21A में राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, आर्टिकल 30 में अपना इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, और जो है आपका 15/5 में जो है वो एग्जाम्पशन मिल रहा है। तो ये अलग अलग जो है चीज़ें चल रही हैं, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो इससे एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है और बच्चों के अधिकार इसलिए जो है छूट रहे हैं। तो NCPCR ने ये रिपोर्ट निकाल के ये बात उजागर की है और अब देखते हैं इसमें रिपोर्ट पे क्या एक्शन आगे होगा। तो कन्फ्लिक्टिंग पिक्चर है, मौलिक अधिकार चिल्ड्रन के नहीं पूरे हो पा रहे हैं और ना ही जो राइट अधिकार हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक समझ में आया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन राइट जो है एक संवैधानिक ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक या सांविधिक बॉडी है। आर्टिकल ये एक्ट आया था 2005 में, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड के अंतर्गत आता है आपका। चालू उसने काम कर दिया था संचालन 5 मार्च 2007 से। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, प्रियंक कांगनून इस समय इसके चेयरमैन हैं, ठीक। तो ये वाली बात है। और देखिए अगला जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है 15 अगस्त का, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे ये है कि ये पूछा गया आपसे कि व्हाट डज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स मीन टू यू। भैया जो स्वतंत्रता हमें मिली ब्रिटिशर्स से, वो तुम्हारी हमारी आपकी समझ में क्या आती है, इससे क्या आप समझते हो, और क्या ये इनफ है या फिर हमें इससे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत है। क्रिटिकली एनालाइज, ठीक। अगला जो हमारा समाचार है जो वो है आपका दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ भाई साहब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पेटेंट दे दिया गया। अब इसका काफ़ी जो है क्रिटिज्म भी हो रहा है। साउथ अफ्रीका पहला देश ऐसा बन गया है पूरे वर्ल्ड में, हो सकता है इसको बनने के चक्कर में इसने दे दिया, पेटेंट प्रोवाइड कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को, जिसमें कि जो है फूड कंटेनर जो होता है वो फ्रैक्टल ज्योमेट्री से संबंधित है, उसको दे दिया, ठीक। ये इनोवेशन माना, ये इसलिए इनोवेशन माना कि भैया जो आपका रोबोट है वो ईजिली इस फूड कंटेनर को इंटरलॉक करके जो ईजिली पकड़ सकता है, हटा मतलब ले सकता, मतलब पकड़ सकता है आसानी से, एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकता है। तो इसको भैया पेटेंट दे दिया गया। अब इशू ये है कि इस आर्टिफिशियल का नाम डाबूस है, ठीक। तो ध्यान रखना कि पहली बार किसने दिया, साउथ अफ्रीका ने दिया। किस नाम से है, डाबूस से। क्या करता है, फूड के कंटेनर को पकड़ लेता है, रोबोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है, ह्यूमन बीइंग को नहीं दिया है, ठीक। ये सब इसीलिए इसका जो है काफ़ी जो है क्रिटिज्म हो रहा है। आपका कई सारे एक्सपर्ट ने बोला कि लग रहा है ये भूल गए कि इन्होंने गलती से दे दिया, ये कहा जा रहा है। डाबूस का मतलब ये होता है डिवाइस फॉर द ऑटोनोमस बूट स्ट्रैपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। ये एक AI सिस्टम है जिसको स्टीफन थेलर ने बनाया, जो कि एक बहुत बड़े पायनियर हैं AI के फील्ड में, और ये जो है इंसान की तरह जो है सोचता है और नए नए जो है इन्वेंशन लेके आता है। डाबूस एक तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, काफ़ी क्रिएटिव मशीन है, ठीक, रचनात्मक मशीन है।
और ये लोगों से बातचीत करता है, खुद से सोचता है, खुद से फंक्शन करता है। जैसे कि आपके एप्पल के फ़ोन में सीरी और वॉइस वाला होता है, उससे काफ़ी अलग है ये चीज़, ठीक है। और उसमें तो बने बनाए कई सारे जो है मतलब होते हैं क्वेश्चन के आंसर्स, कई बार वो मना भी कर देती है आई डोंट अंडरस्टैंड, तो वाली चीज़ भी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आपने जो इसको पहले से दिए गए कमांड कई सारे, वो तो करता ही करता है। कई बार क्या होता है, आपने कुछ ऐसा पूछ लिया जो इसको नहीं पता है, तो वो वहाँ से सीखता है, जैसे इंसान हम लोग सीखते हैं, और फिर आगे अगर आपने कभी वो पूछा तो फिर उसका जवाब उसके हिसाब से सीखने के अनुसार दे सकता है, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो यही सारी चीज़ों की वजह से जो है ये काफ़ी इसको आर्टिफिशियल इसमें बोला जा रहा है इंटेलिजेंट, और ये एक तरीके का मशीन लर्निंग भी होती है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ है, डाबूस को ये जो पेटेंट एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही दी थी, ये यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब जगह दी थी। बाकी जगह यूएस और यूरोप ने तो मना कर दिया, उसकी रीज़न बताऊंगा अभी। क्रिएटिविटी जो मशीन की है वो ये है कि रचनात्मक जो इसके वो तरीका क्या है कि खुद से क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है। जैसे मैंने आप लोग से कहा है कि भैया आंसर लिखो क्रिटिकली एनालाइज करके डेटा को, और लर्न कर सकता है, मशीन लर्निंग से कहते हैं। खुद से कुछ इससे पूछा गया और ये खुद से अपना जवाब देता है विदाउट ह्यूमन का बीच में हस्तक्षेप नहीं आता है, खुद से समझता है, खुद ही सीखता है, खुद ही आगे जो है आपको एक सुधरा हुआ जो है जवाब देगा। कोविड पैंडेमिक के टाइम पे ये देखा गया है कि भैया एआई ने कई सारे ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो ह्यूमन नहीं कर पाए, और वो भी जल्दी करी। तो और देखा गया है कई सालों में जो रचनात्मक जो मशीनें हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी इनका जो है प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। डाबूस के पहले जो है थेलर ने और भी कई सारे एआई बनाए थे। एक तो म्यूजिक बना दी थी कुछ भैया, टूथब्रश जो होता है डिज़ाइन के उससे संबंधित। और देखिए अब यहाँ पे इसका अपोजिशन भी हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस है और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, उन्होंने कहा भैया हम नहीं दे रहे इसे, और उन्होंने 3 रीज़न इसके बताए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि हम किस नाम से दें, हम ना इसको जो है, कोई ह्यूमन तो है नहीं तो हम नहीं दे सकते, हम हिम और हर कैसे लिखेंगे, एआई को क्या लिखें। दूसरा है कि सेकंड उन्होंने बोला है कि मेंटल कंसेप्शन पे देते हैं, मानसिक विचार अधिकरण पे देते हैं, अवधारणा पे देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ह्यूमन माइंड है ही नहीं, तो हम कैसे दे दें। तीसरी चीज़ है कि इन्वर्टरशिप जो है इसमें कम्स विद राइट, जो इन्वेंटर होता है उसको पेटेंट एक्ट में देना तो उसके कुछ अधिकार भी होते हैं, लेकिन एआई जो लीगली कैपेबल ही नहीं है तो हम उसको कैसे दे दें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको जो है अलग बाकी जगहों पे नकार दिया गया। साउथ अफ्रीका ने हालांकि दे दिया है, डाबूस नाम है, फूड कंटेनर को उठा लेता है। साउथ अफ्रीका पहला देश बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है पेटेंट जो है प्रोवाइड कराया है, ठीक। स्टीफन थेलर नाम याद रखना। देखिए हमारा आ गया है फेवरेट सेक्शन, इसका नाम है कौन बनेगा एएसपीसी। इसमें किस तरीके से हमें एग्जाम में प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ट्रिक्स और टिप्स और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, वो हम लोग देखते हैं। देखिए अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज एक्चुअली ये, इससे संबंधित कौन कौन से जो है स्टेटमेंट सही हैं आप लोग बताना। देखिए बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडियन और साउथ अरेबियन नेवी के बीच में, क्या सही है ये, ठीक, बताइए। अल मोहेद अल हिंदी, ठीक। इसमें दूसरा ये है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडिया का INS कोची और सऊदी अरेबिया ने अल मोहेद अल मतलब इसको यूज़ किया है इस वाली एक्सरसाइज में, और ये शोकेश करता है कि कैसे हमारे और जो है सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस और मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ रहा है। अब तीनों में सऊदी अरेबिया आ गया तो या तो ये सही होंगे तीनों, या तो गलत होंगे। अब तीनों गलत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उस तरीके का ऑप्शन नहीं है, देख रहे हो ये ट्रिक है, तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ है गेयरिंग अप फॉर द मेडन अल मोहेद अल हिंदी एक्सरसाइज। और इसमें यह है कि अभी देखो क्या हुआ है कि आपका जो खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ भैया। ओमान के पास में एक जा रहा था मर्चेंट टैंकर, और उसको ड्रोन अटैक से मार दिया, ब्रिटिश नेशनल और रोमानियन सिटीजन को मार दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ये सब जो है आपस में नेवियों को अच्छे से बातचीत करके अच्छे से मिलिट्री एक्सरसाइज करने का। अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ लेता है, जो कम न्यूज़ में रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फोरम है जिसका नाम है फेमबोसा, फोरम है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया। इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ, जैसे हमारे यहाँ क्या है इलेक्शन कमीशन है, तो साउथ एशिया की इलेक्शन कमीशन बॉडी की बात हो रही है। इसकी पहली मीटिंग जो है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने 2016 में अटेंड की थी। ट्रू पूछा जा रहा है, बताइए सही है कि गलत है। अगला ये है कि ये एक तरीके का जो है सक्रिय क्षेत्रीय कॉपरेशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ की एसोसिएशन की, क्या सही है कि गलत है, बताइए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है
कि जो मेंबर कंट्रीज हैं फेम्बोसा के वो हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। साउथ ऑफ एशिया वाले ज़्यादातर तो वही है, BBIN और मैप्स। BBIN मैप्स याद है ना, ये आपका जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, आपका मालदीव्स हो गया, म्यांमार नहीं होगा, ध्यान रखना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यही तो सार्क में भी होते हैं ना। तो ये वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि ये 2010 में हुआ था और इसमें भारत, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ था ये। ठीक, तो काफ़ी लोग थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे इंडिया, अभी की बात हो रही है, ये समझना ध्यान से। इसका 11वां एनुअल मीटिंग हुई फोरम की, फेम्बोसा की, 2021 में वर्चुअल मोड में हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान ने इसको होस्ट किया। इसमें डेलीगेट आए, पाकिस्तान नहीं आया, बस ध्यान रख लेना। अफगानिस्तान आया, बांग्लादेश आया, भूटान आया, मालदीव आया, नेपाल आया, श्रीलंका आया। 1 2 3 4 5 6, 7वां हुआ इंडिया। ठीक, और जो है आपका पाकिस्तान नहीं आया। ठीक, तो थीम जो थी इस बार की थी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करो चुनाव में। इसी के साथ में आज का हमारा जो सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज, आज का सेशन लंबा जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग को फिर से पुनः मैं जो हूँ स्वतंत्रता दिवस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसकी अहमियत को समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, जो क्वेश्चन मैंने दिया है काफी टेक्निकल है, समय निकाल के जरूर अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा टफर साइड पे है बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में लाइक का बटन आज तो चाहिए यार कि आप लोग इसको फोड़िए और अहिंसात्मक तरीके से शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि लोगों तक ये हमारी आवाज़ पहुंच सके। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे 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 मातरम।